बिहार के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने 83 लोगों की मौत। बिहार में मानसून की दस्तक के साथ कई जिलों में हैवी रेन और मौसम ने मचाई तबाही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में मानसून की दस्तक के बीच बिहार से बड़ी खबर सामने आई है। यहां बिहार के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने 23 लोगों की मौत हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में मरने वालों में गोपालगंज में 13, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, बेतिया, पश्चिमी चंपारण में 2-2 लोगों की, पूर्णिया और बांका में 1-1 लोग शामिल हैं। जानकारी के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में गुरुवार सुबह हो रही झमाझम बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। वज्रपात में मरने वाले लोगों में 4 उचकागांव के, 2 मांझा, 2 विजयपुर व एक शख्स कटेया एवं बरौली के बताए जा रहे हैं। दरअसल यह घटना उस समय घटी जब अधिकांश लोग खेत में धान की रोपाई करने गए हुए थे। बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत के साथ बरौली व मांझा में 4 लोग झुलसकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं दूसरी ओर उत्तर बिहार में भी बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह घटना पूर्वी चंपारण में घटी। यहां बिजली गिरने से एक नाबालिग बच्ची और एक शख्स की जान चली गई। जानकारी के अनुसार पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर में विशुनपुरवा तथा मालदा 2 लोगों की मौत हुई, जबकि बेतिया भसुरारी पंचायत में भी वज्रपात 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। इसके साथ ही मधुबनी के घोघरडीहा में ठनका से एक दंपति की जान चली गई। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को जुलाई से लेकर अगस्त तक यात्री को लेकर घोषणा की। 1 जुलाई से 12 अगस्त तक स्पेशल राजधानी स्पेशल मेल एक्सप्रेस के अलावा सभी ट्रेनों के टिकट रद्द किए। रेलवे द्वारा इन ट्रेनों में बुक कराई गई टिकटों को लेकर पूरा रिफंड वापस किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने गुरुवार रात को बड़ी घोषणा की। रेलवे ने अपने नए आदेश के तहत आगामी 12 अगस्त तक के लिए सभी यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी घोषणा के मुताबिक यह फैसला लिया गया है कि मेल एक्सप्रेस, यात्री और उपनगरीय सेवाओं सहित नियमित रूप से समय पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेन सेवाएं 12 अगस्त 2020 तक रद्द कर दी गई हैं। रेलवे बोर्ड के आदेश के मुताबिक रद्द की गई इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग के रिफंड को लेकर 13 मई 2020 को जारी दिशा निर्देश ही लागू रहेंगे। इन निर्देशों के तहत 30 जून 2020 तक की यात्रा के लिए बुकिंग कराई गई टिकटों का फुल रिफंड जारी किया जाना था। अब बोर्ड ने इसी आदेश को आगे बढ़ा दिया है और 1 जुलाई 2020 से लेकर 12 अगस्त तक बुक कराई गई टिकटों का भी यात्रियों को पूरा रिफंड जारी किया जाएगा। वहीं रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया कि बीते 12 मई और 1 जून से संचालित की गई स्पेशल राजधानी और स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को पूर्ववत की ही तरह जारी रखा जाएगा। गौरतलब है कि मई में रेल मंत्रालय ने पहले से बुक किए गए टिकटों और इनके रिफंड को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। बीते 21 मार्च से लागू पीएसआर काउंटर, हालांकि पहले यह अवधि यात्रा तिथि को हटाकर 3 दिन की थी। वहीं ई टिकट के लिए दिशा निर्देशों के मुताबिक रिफंड अपने आप जारी कर दिया जाएगा। रेलवे के मुताबिक पीएसआर काउंटर टिकट का रिफंड पाने के लिए यात्री यात्रा तिथि के 6 माह के भीतर स्टेशन पर टीडीआर टिकट डिपॉजिट रसीद फाइल कर सकता है और अगले 60 दिनों तक चीफ क्लेम ऑफिसर सीसीएम रिफंड दफ्तर में विस्तृत टीडीआर जमा कर सकता है। जबकि ई टिकट के लिए ऑनलाइन कैंसलेशन और रिफंड की सुविधा उपलब्ध है। यात्री चाहे तो पीएसआर काउंटर टिकट को 139 या आईआरसीटीसी वेबसाइट के जरिए भी कैंसिल कर सकते हैं और यात्रा तिथि के 6 माह के भीतर काउंटर पर ले जा सकते हैं। ई टिकट के लिए कैंसलेशन चार्ज की काटी गई शेष रकम संबंधित व्यक्ति के खाते में डाल दी जाएगी। टिकट को लेकर रेलवे द्वारा रद्द की गई ट्रेनों को लेकर जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक इसके लिए यात्रा तिथि से 6 माह तक काउंटर पर बुक की गई टिकट जमा करके रिफंड हासिल किया जा सकता है। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ने बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। मानव संसाधन मंत्रालय का कोई फैसला न आने से जेईई मेन और एनईईटी उम्मीदवारों के बीच चिंता बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना महामारी के चलते परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई। कोरोना वायरस महामारी के कारण राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2020 और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जी 2020 में देरी हुई है। हालांकि लगातार बढ़ रहे मामलों की संख्या के साथ इस बात पर संशय बरकरार है कि क्या इन परीक्षाओं सीब्स एग्जाम्स अपडेट्स को आयोजित किया जाएगा। अगर इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाता है तो इनकी तैयारी में जुटे छात्रों, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों और शिक्षकों के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। दरअसल केंद्र और सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि कक्षा 10 और 12 की शेष परीक्षाएं सीबीएसई एग्जाम्स 2020 आयोजित नहीं की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर 1-15 जुलाई से निर्धारित सीबीएसई 12वीं की लंबित परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछली परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर 12वीं कक्षा के छात्रों को अंक देने की एक योजना बनाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को बाद में आयोजित होने वाली वैकल्पिक परीक्षा देने की भी आजादी होगी या पिछले प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ जाना होगा। वहीं आईसीएसई बोर्ड ने कहा कि उसने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, जिसमें दोबारा परीक्षा का कोई विकल्प नहीं है। कथित तौर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और मंत्रालय मानव संसाधन विकास MHRD सुनवाई पर करीबी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि यह निर्णय जेईई मेन 2020 और एनईईटी 2020, नीट 2020 एग्जाम लेटेस्ट न्यूज को भी प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को लंबित बोर्ड परीक्षाओं पर अंतिम फैसला सुनाएगा, जिसका जी और नीट सहित आगामी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं पर सीधा असर पड़ने की संभावना है।
इन परीक्षाओं के दौरान सभी अनिश्चितता के बीच कई छात्र और अभिभावक अब इसे आगे स्थगित करने की मांग कर रहे हैं और हैशटैग नो एग्जाम्स इन कोविड के साथ ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। हालांकि न तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और न ही एनटीए ने परीक्षाओं को स्थगित करने पर कोई भी इशारा किया है। कुछ ने प्रवेश परीक्षाओं को रद्द करने और मेरिट के आधार पर छात्रों को प्रवेश देने के लिए भी आवाज उठाई है। हालांकि यह कुछ छात्रों के लिए अनुचित हो सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने हाल ही में स्थिति की समीक्षा की और सीबीएसई के प्रमुखों के साथ साथ एनटीए के साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुखों के साथ बैठक की। अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मंत्रालय परीक्षाओं को स्थगित कर देगा। क्या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए? एआईसीटीई के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सहस्रबुद्धे ने हाल ही में कहा था कि एचआरडी मंत्रालय द्वारा जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं कर दी जाती तब तक इंजीनियरिंग एडमिशन को रद्द करने या आयोजित कराने को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। वहीं इस संबंध में ग्रेटर नोएडा स्थित नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक डॉक्टर प्रवीण पचौरी कहते हैं कि हर एक दिन बीतने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजन कराने की चुनौती बढ़ती जा रही है। मौजूदा हालात कई सवाल खड़े कर रहा है, जैसे अगर 12वीं की परीक्षाएं पूरी तरह रद्द कर दी गई तो नतीजे कब आएंगे? इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कैसे कराए जाएंगे? नया सेशन कब से चालू होगा? समेत कई और डॉक्टर पचौरी के मुताबिक एंट्रेंस एग्जाम कराना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है और इस वक्त जब ऑनलाइन स्टडी हो रही है तो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम भी कराए जा सकते हैं। तमाम ऐसे ऐप्स हैं जो ऑनलाइन एग्जाम बेहद सहूलियत से करा सकते हैं। इन्हें किसी परीक्षा केंद्र पर या घर पर भी दिया जा सकता है। आज तकनीकी ऐसी हो गई है कि छात्र अपने मोबाइल पर कैमरा ऑन करके सीधे परीक्षा दे सकते हैं। इनका परिणाम भी काफी जल्द आ जाता है। हालांकि अगर इन प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जल्द ही कोई फैसला नहीं लेती तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। संभावनाएं जीरो सेशन की भी बन सकती हैं, जो न केवल छात्रों बल्कि कॉलेजों और शिक्षकों के लिए भी आर्थिक चुनौती खड़ी कर सकती है। परीक्षाएं बेहद आसानी से और सुरक्षित ढंग से आयोजित कराई जा सकती हैं, बशर्ते सरकार ऐसा चाहे। तमाम चुनौतियां हैं सामने। साल 2 साल तक इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों में जुटे रहने वाले छात्रों के सामने भविष्य को लेकर आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। सीबीएसई द्वारा 12वीं की वैकल्पिक परीक्षा आयोजित कराने का क्या तर्क है? क्योंकि अगर बोर्ड इन्हें आयोजित करा सकता है तो सभी को मौका देना चाहिए। अगर परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं तो सभी के लिए आयोजित कर दी जानी चाहिए। जब परीक्षाएं काफी पहले हो चुकी हैं तब इनके नतीजे जल्द घोषित कर दिए जाने चाहिए। एनटीए को अगर प्रवेश परीक्षा नहीं आयोजित करनी है तो नए सेशन में प्रवेश के लिए कोई नियम बनाना चाहिए। कॉलेजों और शिक्षकों के भविष्य के साथ ही छात्रों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है तो कोरोना महामारी के नियंत्रण में आने तक बिना क्लास के पढ़ाई और एग्जाम कराने चाहिए। एलजी अनिल बैजल ने क्वारंटीन सेंटर जाकर जांच कराने का आदेश किया रद्द। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव रोगियों को क्वारंटीन सेंटर जाकर जांच कराने के आदेश को रद्द कर दिया गया। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव रोगियों को क्वारंटीन सेंटर जाकर जांच कराने के आदेश को रद्द कर दिया गया है। गुरुवार शाम दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल से यह नियम रद्द करने की मांग की थी। उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में क्वारंटीन सेंटर जाकर जांच करवाने के अनिवार्य नियम को वापस ले लिया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में होम आइसोलेशन के माध्यम से अभी तक 30,000 से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। सिसोदिया ने कहा कि हर एक व्यक्ति को, चाहे उसको 103 डिग्री का बुखार हो, पहले उसे क्वारंटीन सेंटर में जाकर चेकअप कराना पड़ रहा था। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने अपना यह नियम वापस ले लिया है। अब दिल्ली सरकार की टीम कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों के घर पर जाकर उनका चेकअप करेगी। दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के घर स्वास्थ्य विभाग की टीम दौरा करेगी। इस दौरान कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की जांच की जाएगी कि उसका उपचार घर पर ही हो सकता है या फिर उसे अस्पताल अथवा कोरोना केयर से। दिल्ली सरकार की टीम कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के घर का भी निरीक्षण करेगी। यदि वहां कोरोना रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखने के लिए पर्याप्त स्थान होगा तो कोरोना रोगी को घर पर ही रखकर उसका उपचार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब कोरोना टेस्ट के दौरान टेस्ट सेंटर पर ही पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति की स्क्रीनिंग भी हो जाएगी। टर में भर्ती करने की आवश्यकता है या नहीं? गौरतलब है कि उपराज्यपाल ने पॉजिटिव पाए जाने वाले प्रत्येक कोरोना रोगी को क्वारंटीन सेंटर जाकर जांच कराने का आदेश दिया था। वहीं दिल्ली सरकार चाहती थी कि उपराज्यपाल यह आदेश तुरंत रद्द करे। आज गुरुवार शाम उपराज्यपाल निवास में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में एलजी और दिल्ली सरकार के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने यह नियम वापस ले लिया। मुख्यमंत्री बघेल ने की गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर तक बढ़ाने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वायरस काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगामी 3 माह सितंबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अलावा प्रदेश में चिन्हांकित 14.10 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को भी खाद्यान्न सुरक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत लाभान्वित करने की बात कही है। रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वायरस काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगामी 3 माह सितंबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अलावा प्रदेश में चिन्हांकित 14.10 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को भी खाद्यान्न सुरक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत लाभान्वित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि संक्रमण के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश में खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिली है। छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल पीडीएस के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मान्य 51.50 लाख राशन कार्डधारी परिवारों के अलावा राज्य द्वारा अपनी योजनाओं के माध्यम से भी अतिरिक्त 14.10 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस संबंध में प्रदेश के हित में इस अनुरोध पर प्रधानमंत्री द्वारा सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। स्थिति सामान्य होने में लगेगा समय। लॉकडाउन को धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक खोलते हुए आर्थिक गतिविधियां पुनः प्रारंभ की जा रही हैं, किंतु स्थिति सामान्य होने में अभी काफी समय लग सकता है। वर्तमान समय में किसान, कृषि मजदूर, निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक, उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक और व्यावसायिक संस्थानों में काम करने वाले निम्न मध्यम वर्गों के कर्मचारियों समेत अधिकांश जनसाधारण के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियां हैं। इस स्थिति में प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि वर्तमान में संकटग्रस्त परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर 2020 तक बढ़ाने का कष्ट करें। 14.10 लाख राशन कार्डधारी को भी दे लाभ। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अलावा राज्य द्वारा चिन्हांकित 14.10 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को भी खाद्यान्न सुरक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत लाभान्वित करने का अनुरोध किया है। निःशुल्क खाद्यान्न के माध्यम से न केवल जरूरतमंद व्यक्तियों की रोजी रोटी की चिंता कम की जा सकेगी, बल्कि जनसाधारण में भी इसका सकारात्मक संदेश जाएगा। इंडियन आर्मी ने तबाह किए आतंकियों के कई ऐशगाह अभियान चलाकर 2020 को बनाया आतंक का काल। जम्मू कश्मीर की आबो हवा में जहर घोलने की आतंकी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल के रहते यह नामुमकिन है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की आबो हवा में जहर घोलने की आतंकी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल के रहते उनके हर मंसूबे पर पानी फिर जाता है। गुरुवार को सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ आतंक विरोधी अभियान चलाए। गुप्त सूचना मिलने के बाद सेना के जवानों ने शोपियां के यारवान इलाके में तलाशी अभियान चलाया। घने जंगलों में आतंकियों ने अपने खुफिया ऐशगाह बना रखे थे। गहरे गड्ढे खोदकर इन ठिकानों को बनाया गया था। इन गड्ढों के मुंह को लकड़ी और पॉलिथीन पर मिट्टी डालकर ढका गया था, जिससे इन पर किसी की नजर नहीं पड़े। लेकिन तलाशी अभियान में जुटे बाजसी नजर रखने वाले जवानों ने इन्हें देख लिया। खुफिया डायरी लगी हाथ। इन ठिकानों में जवानों को गैस सिलेंडर, कई महीनों का राशन, अन्य जरूरत की सामग्रियां बरामद हुई। यहाँ कोई आतंकी नहीं मिला, लेकिन सेना के हाथ एक खुफिया डायरी लगी है। इसमें कई लोगों के नाम लिखे हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह आतंकियों या उन्हें पनाह देने वालों के नाम है। एक दिन में कई एनकाउंटर। इधर सोपोर के हरदशिवा गांव में सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने इस अभियान को अंजाम दिया। गुप्त सूचना मिलने के बाद सर्च अभियान चलाया गया था। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। आतंकियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसी बीच पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में भी मुठभेड़ शुरू हो गई है। यहां के त्राल क्षेत्र में चेवा उलार में सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों से लोहा ले रहे हैं। इस मुठभेड़ के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। आतंकियों का काल बनकर आया 2020। जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों ने इस साल बड़ी संख्या में अभियान चलाए हैं। कह सकते हैं कि 2020 आतंकियों के लिए काल बनकर आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 में अब तक 127 आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है। अकेले जून में ही अब तक 41 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। लॉकडाउन पर का शोध, जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने में सरकारी हस्तक्षेप की सक्रियता जरूरी। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIM अहमदाबाद के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट। IIM रिसर्च। लॉकडाउन, कोरोना वायरस। लॉकडाउन में वित्तीय मदद, गवर्नमेंट फंडिंग न मिलने से तमाम संगठनों, व्यक्तियों ने बंद किए राहत कार्य। प्रवासियों, माइग्रेंट लेबरर्स और जरूरतमंदों, हंग्री पीपल की पहुंच सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक नहीं थी। कोरोना वायरस लॉकडाउन। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में जरूरतमंदों, हंग्री पीपल को भोजन और कच्चा माल बांटने वाले कम से कम 20% लोगों और संगठनों के मुताबिक वो जिन लोगों की सेवा कर रहे थे, उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मदद ही नहीं ली। उन्होंने इशारा किया कि भूख से राहत के प्रयासों में सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट फंडिंग के अधिक सक्रिय होने आवश्यकता है। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIM अहमदाबाद के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा इनमें से कम आधे लोगों का सर्वेक्षण किया गया। इसमें पता चला कि केवल कुछ लोगों को ही राशन मिल सका है। ऐसे 100 से अधिक संगठनों और व्यक्तियों का सर्वेक्षण खाद्य की कमी और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन करने के लिए किया गया था। इस रिपोर्ट IIM रिसर्च में कहा गया, सरकारों से बिना किसी वित्तीय सहायता के लोगों ने पहल की। सर्वे में हिस्सा लेने वाले अधिकांश लोगों ने बताया कि सरकारों से उन्हें बेहद सीमित समर्थन मिला, जो कर्फ्यू पास देने और भोजन की आवश्यकता वाले लोगों के क्षेत्रों की पहचान करने तक था। धन और कच्चे माल के रूप में सहायता नगण्य थी। ऐसे 4% से भी कम लोगों को सरकार की ओर से वित्तीय समर्थन मिला।
यह रिपोर्ट आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर अंकुर सरीन, शोधकर्ता बियांका शाह, ईशु गुप्ता, करण सिंघल, श्रद्धा उपाध्याय और वैदेही परमेश्वरन द्वारा तैयार की गई है। इसमें आईआईएम की पूर्व शिक्षिका रितिका खेरा और पूर्व छात्र संदीप सचदेवा का भी योगदान रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपर्याप्त वित्तीय मदद भूख से राहत के प्रयासों में जुटे संगठनों और व्यक्तियों के लिए एक बाधा बनी रही। 87% से अधिक प्रतिभागियों ने दावा किया कि वित्तीय सहायता उनकी प्राथमिक चिंता थी और यही उन्हें राहत कार्यक्रम को निलंबित करने के लिए मजबूर भी कर सकती है। करीब 36% ने राहत गतिविधियों को रोक दिया। सर्वेक्षण बताता है कि नागरिक समाज की प्रतिक्रिया कैसे त्वरित और समय पर थी और राहत की पहल उनके मौजूदा स्थानीय नेटवर्क पर सफलतापूर्वक बनाई गई थी। इसमें कहा गया है कि समुदाय के नेताओं और सदस्यों के साथ लाभार्थियों की पहचान करने और उन तक पहुंचने में बेहतरीन सहयोग था। गौरतलब है कि बीते 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही तमाम प्रदेशों शहरों से प्रवासी माइग्रेंट लेबरर्स मजदूरों श्रमिकों का पलायन शुरू हो गया था, जबकि दिहाड़ी मजदूर समेत तमाम लोगों के सामने भूखे रहने का संकट मंडरा रहा था। ऐसे वक्त में देश भर के तमाम गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, व्यक्तियों, संस्थाओं ने आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद की। पाकिस्तान की ओर पानी रोकने वाले प्रोजेक्ट के बारे में आई बड़ी खबर। कोविड पाबंदियों के बावजूद अब तक मेन डैम का 45% कार्य पूरा। अगस्त 2023 से सालाना 1042 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की आशा। कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों के बावजूद शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट को समय पर मुकम्मल करने के लिए जल स्रोत विभाग पंजाब युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। मुख्य डैम का अब तक 45% कार्य पूरा कर लिया गया है। पंजाब और जम्मू कश्मीर को लाभ। रावी नदी पर पठानकोट जिले में रंजीत सागर डैम के 11 किलोमीटर के डाउनस्ट्रीम और माधोपुर हेडवर्क्स के 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम पर शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इससे रावी नदी के पानी का पाकिस्तान को बहाव घटेगा और इसका पंजाब और जम्मू कश्मीर को लाभ होगा। इस परियोजना का कार्य मई 1999 में शुरू हो गया था, लेकिन पंजाब और जम्मू कश्मीर में आपसी विवाद के बाद यह परियोजना 2014 में बंद हो गई थी। इस परियोजना की लागत 2285.81 करोड़ रुपए है। 45% कार्य पूरा। पंजाब के जल स्रोत मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने बताया कि कोविड-19 को रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सभी विकास कार्य रुक गए थे। कोविड से बचाव संबंधी मिशन फतह के अंतर्गत बताए गए सभी सुरक्षा उपायों को यकीनी बनाते हुए जल स्रोत विभाग ने 29 अप्रैल 2020 को शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया है। अब इस प्रोजेक्ट का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और मेन डैम का 45% कार्य पूरा किया जा चुका है। अगस्त 2023 तक विद्युत उत्पादन की आशा। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के जलाशय की भराई साल 2022 के आधे तक शुरू होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में अगस्त 2023 तक बिजली उत्पादन शुरू होने की आशा है। इससे राज्य में सिंचाई प्रणाली और वातावरण समर्थकीय बिजली उत्पादन में और सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि यह माधोपुर हेडवर्क्स से शुरू होने वाली नहरी प्रणाली को एक समान पानी की सप्लाई यकीनी बनाएगा। इस प्रोजेक्ट से पंजाब में तकरीबन 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए सिंचाई क्षमता पैदा होने की संभावना है। UBDC प्रणाली अधीन इस प्रोजेक्ट से 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने पर सालाना 1042 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। पर्यटन भी बढ़ेगा। चीफ इंजीनियर शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट श्री S.K. सलूजा ने बताया कि शाहपुर कंडी पावर हाउस में 206 मेगावाट बिजली उत्पादन के अलावा यह प्रोजेक्ट डाउनस्ट्रीम बिजली प्रोजेक्टों के लिए पानी की नियमित सप्लाई यकीनी बनाएगा। इस सरहदी इलाके में इस प्रोजेक्ट से पर्यटन क्षमता पैदा होगी और लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पावर हाउस के निर्माण कार्यों के लिए टेंडर जल्द ही जारी किए जाएंगे। PSPCL ने पावर हाउस के इलेक्ट्रोमैकेनिकल संबंधी कार्यों को BHEL को सौंप दिया है। 50,000 रुपए मंथली इनकम देता है। डेयरी प्रोडक्ट्स का धंधा शुरू करने के लिए सरकार देगी मदद। डेयरी बिजनेस है मोटी कमाई का जरिया। PM मुद्रा लोन के तहत मिलता सब्सिडाइज्ड लोन। हर महीने होगी लाखों की कमाई। 12 महीने चलता है डेयरी प्रोडक्ट्स का धंधा। कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल ऐसा लगता है कि कृषि और इससे जुड़े धंधे में ही भविष्य सुरक्षित है, बाकी हर चीज का हाल बेहाल है। लेकिन वो इंसान क्या करे जिसका दूर दूर तक खेती बाड़ी से कोई रिश्ता न हो या जिसके पास अपनी जमीन न हो। ऐसे लोगों के लिए डेयरी उद्योग, डेयरी बिजनेस कमाई का शानदार साधन बन सकता है। सबसे खास बात यह है कि इस धंधे को करने के लिए सरकार भी आपको न सिर्फ क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी बल्कि आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PM मुद्रा लोन योजना के तहत लोन फैसिलिटी भी मिलती है, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पर। सरकार की मुद्रा स्कीम के तहत आप डेयरी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, बल्कि सरकार ने इस उद्योग धंधे के लिए अलग से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है। कितनी मदद करेगी सरकार? PM मुद्रा लोन के तहत सरकार छोटे उद्यमियों को बिजनेस शुरू करने के लिए मदद करती है और इसमें डेयरी उद्योग भी शामिल है। अगर आप 16 लाख का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए की जरूरत होगी, क्योंकि सरकार 70% तक लोन सरकार दे देगी। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप फ्लेवर मिल्क, दही, बटर मिल्क और घी बनाकर बेच सकते हैं।
कितना होगा फायदा? प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम मुद्रा लोन के प्रोजेक्ट प्रोफाइल के मुताबिक एक साल में आप लगभग 75,000 लीटर फ्लेवर मिल्क सेल कर सकते हैं। इसके अलावा लगभग 36,000 लीटर दही, बटर मिल्क, 90,000 लीटर और 4,500 किलोग्राम घी बनाकर सेल कर सकते हैं। इससे आप लगभग 82.50 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाएगा, जिसमें आपको लगभग 74 लाख रुपए की कॉस्टिंग होगी, जबकि 14% ब्याज निकालने के बाद भी आपको लगभग 8 लाख की बचत हो सकती है। यानी हमारे और आपके कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है बेहद जरूरी। डेयरी उद्योग, डेयरी बिजनेस के लिए आपके पास 1000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। 500 स्क्वायर फीट की जगह प्रोसेसिंग एरिया बनाने के लिए, 150 स्क्वायर फीट रेफ्रिजरेशन रूम, वॉशिंग एरिया, 150 स्क्वायर फुट ऑफिस स्पेस, 100 वर्क फुट और टॉयलेट के लिए भी कुछ जगह चाहिए होगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत पीएम मोदी के लोकल से वोकल की अपील से डरा चीन, जानिए क्या है खास बात। सीएम त्रिवेंद्र रावत सीमा पर तनाव, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा विवाद का रैलियों में खासतौर से जिक्र करते हैं। पिथौरागढ़ की सीमा नेपाल एवं चीन से जुड़ी है, इसलिए सामरिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। ड्रैगन को आत्मनिर्भर भारत एवं लोकल से वोकल के आह्वान से अचानक चिंतित हो उठा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहितैषी व राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर वर्चुअल रैली के जरिए सीधे जनता से जनसंवाद कर रहे हैं। इस रैली में खासतौर से कोरोना वायरस क्राइसिस से लड़ने के उपायों, चीन से जारी सीमा विवाद और लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा विवाद का जिक्र करते हैं। इन मुद्दों पर केंद्र द्वारा किए प्रयासों का जिक्र जरूरी करते हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री रावत राज्य सरकार के विजन को भी जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन सीएम की वर्चुअल रैलियों से चीन अचानक चिंतित हो उठा है। बुधवार को भी सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के वर्चुअल रैली के माध्यम से जनसंवाद किया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद पिथौरागढ़ की सीमा नेपाल एवं चीन से जुड़ी है। इस जनपद का सामरिक स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किए गए विशेष प्रयास से चीन सीमा तक लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा सड़क निर्माण कार्य में तेजी आई। नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का संबंध। इसके साथ ही चीन के उकसावे में भटके नेपाल के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है, उससे हमारी रोटी, बेटी व सांस्कृतिक संबंध है। परंपरा से हम एक दूसरे पर विश्वास करते आए। आज कुछ वैचारिक व अन्य कठिनाई उनकी ओर से उत्पन्न हुई है। इसके लिए नेपाल के लोग भी अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लिपुलेख के साथ ही लद्दाख सीमा, लाडकगा बॉर्डर तक सड़कों के निर्माण एवं सीमांत क्षेत्रों में हवाई अड्डों के विस्तार से चीन परेशान है। ड्रैगन पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत एवं लोकल से वोकल के प्रधानमंत्री के आह्वान से चीन अपने सामान की मार्केटिंग को लेकर चिंतित हो उठा है। इसके पीछे मुख्य वजह देश के लोगों को यह बताना है कि वो स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें। आज का भारत 2020 का भारत है। जनसंवाद वर्चुअल रैली, उन्होंने कहा कि गलवान वायलेंस में हमारे सैनिकों ने जिस वीरता से स्थिति का सामना किया वो शौर्य एवं साहस की मिसाल है। इसका परिणाम है कि आज चीन पूर्व स्थिति में लौटने तथा नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बनाए रखने को तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि आज का भारत 2020 इंडिया 2020 का भारत है। हमारा देश विश्व की 5 महाशक्तियों में हम शामिल है। हमारे जवानों में जल, थल, नभ व हिमाच्छादित चोटियों पर लड़ने का जज्बा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के कुशल साहसिक नेतृत्व में देश को पूरा भरोसा है। हमारे वीर जवान साहस व सम्मान के साथ देश की सुरक्षा में जुटे हैं। पिथौरागढ़ बनेगा दुनिया का हाई एंड टूरिस्ट प्लेस। रैली के दौरान उन्होंने पिथौरागढ़ जिले में विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ आंवला घाट पेयजल योजना एवं थरकोट झील का निर्माण प्रगति पर है। इससे वर्षा जल के ग्रहण में मदद मिलेगी। ट्यूलिप गार्डन की शुरुआत हो चुकी है। नैनी सैनी हवाई सेवा भी आरंभ हो गई है। मोस्टमानू को नया पर्यटन गंतव्य बनाया जा रहा है। आने वाले समय में यह दुनिया का हाई एंड टूरिस्ट प्लेस होगा। सेना के डॉक्टर करेंगे रेलवे आइसोलेशन कोच के कोरोना पेशेंट्स की देखभाल। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली में आर्मी डॉक्टर करेंगे रेलवे हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल। आरपीएफ करेगी मरीजों की सुरक्षा। दिल्ली पुलिस रेलवे आइसोलेशन कोच के बाहर लगाएगी पहरा। दिल्ली सरकार, दिल्ली गोव ने 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को शकोबेस्ती रेलवे स्टेशन पर स्थापित किए गए आइसोलेशन कोच में भेज दिया। खास बात यह है कि सेना के मेडिकल स्टाफ को ऐसी सुविधाओं पर तैनात किया जाएगा, जबकि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ मरीजों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके तहत 4 सेना चिकित्सा दल प्रदान किए गए हैं। इनमें से हर एक दल में 1 डॉक्टर और 2 नर्स शामिल हैं। रेलवे डिब्बों में रोगियों का प्रबंधन दिल्ली सरकार, रेलवे और भारतीय सेना के बीच एक समझौते के तहत किया जाएगा। रेलवे नॉर्थ वेस्ट के डीएम संदीप मिश्रा ने कहा कि सुविधा कोविड-19 बेड की क्षमता बढ़ाने की सरकार की योजना का हिस्सा थी। ज्यादातर पॉजिटिव रोगी या तो स्पर्शोन्मुख होते हैं या हल्के लक्षण होते हैं। ऐसे में जिन मरीजों को होम क्वारंटीन में नहीं रखा जा सकता, उन्हें जरूरत के मुताबिक यहां लाया जाएगा। राजीव चौधरी, महाप्रबंधक उत्तर और उत्तर मध्य रेलवे, ने कहा कि उत्तर रेलवे परिसर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार था बुनियादी ढांचे और प्लेटफार्मों के अंदर सफाई व्यवस्था प्रदान करना। यह पानी और बिजली की सुविधा भी प्रदान करेगा।
खान पान की व्यवस्था रेलवे की ओर से खान पान की व्यवस्था भी की जाएगी। इसमें दिन में 3 बार भोजन और सुबह और शाम को चाय शामिल होगी। आरपीएफ कर्मी स्टेशन परिसर का प्रबंधन करेंगे, जबकि दिल्ली पुलिस परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होगी। अस्पताल से जोड़ा गया रेलवे स्टेशन। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन के कोचों को पीतमपुरा में भगवान महावीर अस्पताल के साथ जोड़ा गया है। एक रेलवे अधिकारी ने कहा, अस्पताल कोच परिचारक के साथ अपेक्षित दवाएं, चिकित्सा उपकरण और सामग्री प्रदान करेगा। कोच की स्वच्छता और अपशिष्ट पृथक्करण और निपटान भी अस्पताल की जिम्मेदारी होगी। दिल्ली डिविजनल रेलवे मैनेजर एससी जैन ने बताया कि जब मरीज को छुट्टी दी जानी है या उसे स्थानांतरित किया जाना है या उपचार की लाइन रखना है, ये सभी राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा, मरीजों को डीजीएचएस प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाना है और डीजीएचएस या अस्पताल द्वारा प्रदान की गई एम्बुलेंस से उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें कोविड के स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित करना होगा। रेलवे ने बुधवार को यह भी कहा कि कोविड देखभाल रोगियों के प्रशासन के लिए स्टेशन पर एक रिसेप्शन सेंटर खोला गया था, जिसमें कोचों को सीधे धूप से बचाने के लिए एक शेड के नीचे रखा गया था। बेहतर तापमान नियंत्रण के लिए प्रत्येक कोच में पंखे प्रदान किए गए हैं। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार ने कहा, रेलवे संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा 24/7 स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जो एक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। कोरोना वायरस इन दिल्ली में अस्पतालों के रवैये पर बोला हाईकोर्ट, कड़ी कार्रवाई करे सरकार। कोरोना वायरस महामारी कोरोना वायरस इन दिल्ली के बीच अस्पतालों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश। केंद्र सरकार सेंटर गोव और राज्य सरकार दिल्ली गोव से कहा, ऐसे अस्पतालों दिल्ली हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया जाए। कोरोना वायरस मरीजों के लिए बेड की उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी नहीं दे रहे अस्पताल। दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सेंटर गोव और दिल्ली सरकार दिल्ली गोव को उन अस्पतालों दिल्ली हॉस्पिटल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो कोरोना मरीजों के इलाज कोरोना वायरस इन दिल्ली के लिए बेड की उपलब्धता पर रियल टाइम अपडेट नहीं दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार और अस्पतालों के बीच किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप कम होना चाहिए। अदालत ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार अरविंद केजरीवाल को भी इसके लिए विशिष्ट अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कोरोना वायरस मरीजों को दिए जाने वाले बेड और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर रियल टाइम में डेटा अपडेट करने का निर्देश दिया था। अदालत के यह निर्देश उस याचिका को सुनने के बाद आए जिसके लिए उसने स्वयं पहल की थी। यह तर्क दिया गया था कि दिल्ली सरकार द्वारा विकसित दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन को नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जा रहा है और दिल्ली में सरकारी और निजी अस्पतालों द्वारा जारी किए गए तथ्यों और आंकड़ों में एक गलती मौजूद है, विशेष रूप से बेड की उपलब्धता और वेंटिलेटर के विषय में। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि वह जहां तक संभव हो टेस्टिंग करें और किसी डॉक्टर की सिफारिश पर टेस्टिंग के लिए आने वाले व्यक्तियों को टेस्टिंग किट की उपलब्धता के हिसाब से प्राथमिकता दे। DMA की बैठक होगी। इस बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA दिल्ली में कोरोना वायरस रोगियों के लिए होम आइसोलेशन नियमों पर चर्चा करने के लिए आज यानी गुरुवार शाम को एक बैठक आयोजित करेगा। केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस रोगियों के लिए होम आइसोलेशन के नियमों के मौजूदा प्रारूप का स्पष्ट रूप से विरोध किया है और आज बैठक के दौरान इस पर निर्णय लेने की संभावना है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पॉजिटिव पाए जाने वाले कोरोना मरीजों को क्वारंटीन सेंटर में जांच कराने का आदेश दिया है, जबकि दिल्ली सरकार यह आदेश तुरंत रद्द करवाना चाहती है। उपराज्यपाल ने गुरुवार शाम 5:30 बजे इस संबंध में चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने आदेश निकाला है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो डॉक्टर उसके घर नहीं जाएंगे, बल्कि व्यक्ति को कोरोना सेंटर जाकर लाइन में लगना होगा। 103 बुखार में किसी व्यक्ति को लाइन में क्यों खड़ा किया जा रहा है? दिल्ली सरकार ने गृहमंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर पुरानी व्यवस्था बहाल कराएं। इससे हर व्यक्ति को जांच कराने के लिए क्वारंटीन सेंटर न जाना पड़े और मेडिकल टीम मरीज के घर जाकर जांच करे। लद्दाख से लौटे सेना प्रमुख MM नरवणे अब राजनीतिक नेतृत्व के सामने करेंगे ड्रैगन की साजिश को डिकोड। इंडियन आर्मी को LAC के 65 बिंदुओं पर गश्त जारी रखने का निर्देश दिए। हालात बिगड़ने पर सीडीज और डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी संभालेंगे मोर्चा। लद्दाख में तनाव बरकरार, लेकिन 22 जून के बाद से लैक पर शांति है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने पूर्वी लद्दाख ईस्ट लद्दाख की 2 दिवसीय यात्रा से वापस दिल्ली लौट आए हैं। वह वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक की स्थिति के बारे में आज राजनीतिक नेतृत्व को विस्तृत जानकारी देंगे।
साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ड्रैगन की करतूतों और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी प्ला के साथ जमीनी हालात को डिकोड करेंगे। बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात का जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख नरवणे 2 दिनों के लिए पूर्वी लद्दाख के दौरे पर गए थे। पिछले 2 दिनों में उन्होंने पीएलए के साथ 4 स्टैंड ऑफ पॉइंट 4 स्टैंड ऑफ पॉइंट्स के बारे में जमीनी हकीकत का सैन्य अधिकारियों के साथ आकलन किया। 65 पॉइंटों पर गश्त पर सतर्क रहने के निर्देश। उन्होंने भारतीय सेना को एलएसी के 65 बिंदुओं पर गश्त जारी रखने का निर्देश दिए। वहीं पीएलए की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पिछले 1 सप्ताह में सीमा पर आईटीबीपी के जवानों के साथ विशेष रूप से प्रशिक्षित सैन्य बलों को तैनात किया गया है, ताकि पीएलए के एक्शन का मुंहतोड़ जवाब देना संभव हो सके। शीर्ष नेतृत्व को देंगे जमीनी हालत की जानकारी। सेना प्रमुख जनरल नरवणे, आर्मी चीफ जनरल नरवाने, लद्दाख से वापसी के बाद आज राजनीतिक नेतृत्व पॉलिटिकल लीडरशिप को पीएलए की तैनाती और एलएसी पर उसकी गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। माना जा रहा है कि एलएसी पर हालात बिगड़ने की स्थिति में यह जानकारी राजनीतिक नेतृत्व के लिए तत्काल निर्णय लेने में महत्वपूर्ण साबित होगा। थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, सीडीज जनरल विपिन रावत के साथ वायु और समुद्र में भारतीय रणनीतियों को लेकर भी विचार विमर्श करेंगे। इस बीच किसी भी बल की आपात आवश्यकता पड़ने पर सीडीएस जनरल रावत और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष सैन्य अधिकारी तत्काल निर्णय लेंगे। वहीं भारतीय रक्षा रणनीतिकारों ने सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण किया है। 22 जून के बाद से सीमा पर शांति है। जनरल नरवणे को गलवान घाटी में तथाकथित नए चीनी किलेबंदी के सवालों का भी जवाब देना होगा। लद्दाख में अब भी तनाव बरकरार है, लेकिन 22 जून के बाद से एलएसी पर शांति है। यह जानकारी वरिष्ठ सैन्य कमांडर्स ने दी। भारी संख्या में दोनों ही पक्षों की सेनाएं एलएसी पर तैनात है। वादे के मुताबिक पीछे नहीं हटी चीनी सेना। दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय मां के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर चीनी राजनयिक ने भारत को गलवान घाटी, गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प के लिए दोषी ठहराया था। जबकि सच्चाई ये है कि सैन्य अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद चीन की सेनाएं वादे के मुताबिक पीछे नहीं हटी थी। इसे लेकर भारतीय जवानों ने विरोध जताया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसा हुई थी। यूपी में बारिश ने तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड, 30 जून तक होगी झमाझम बरसात। मॉनसून ने पूरे यूपी को भिगो दिया है। 15 जून से जहां प्री मॉनसून बारिश रेन इन अपने प्रदेश भर के अलग अलग जिले में लोगों को गर्मी से निजात दिलाया, तो वहीं जैसे कि पूर्वानुमान था, 22 जून के बाद से मॉनसून ने पूरी तरह से राज्य भर को कवर कर लिया है। मॉनसून ने पूरे यूपी को भिगो दिया है। 15 जून से जहां प्री मॉनसून बारिश रेन इन अपने प्रदेश भर के अलग अलग जिले में लोगों को गर्मी से निजात दिलाया, तो वहीं जैसे कि पूर्वानुमान था, 22 जून के बाद से मॉनसून ने पूरी तरह से राज्य भर को कवर कर लिया है। इससे पहले ही बारिश यूपी में बीते 3 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बीते 3 साल में मॉनसून अक्सर जून माह के अंत में आता था, लेकिन इस बार जून के मध्य से ही अलग अलग जिलों में बारिश ने दस्तक दे दी थी। इस कारण 24 जून तक 82.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है। इस वर्ष तो मॉनसून सामान्य रहेगा, लेकिन यह किसानों के लिहाज से अच्छी खबर है। इतनी हुई थी बारिश। अब तक सामान्य तौर पर 72.8 मिलीमीटर बारिश ही होती थी, लेकिन इस वर्ष पहले ही इससे अधिक बारिश हो चुकी है। 2019 में 23 जून तक मात्र 20.2 मिलीमीटर और 2018 में मात्र 17.2 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई थी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है। आने वाले कुछ दिनों में अच्छी बारिश के संकेत भी हैं। इससे तापमान में तो कमी आएगी ही, किसानों के लिए अच्छी पैदावारी की उम्मीद भी है। 30 जून तक ऐसे ही होगी बारिश। राजधानी लखनऊ की बात करें तो सुबह से ही काले बादल खूब बरस रहे हैं। वहीं प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में मानसून पश्चिमी यूपी को क्रॉस कर जाएगा, जिसके बाद प्रदेश में कहीं हल्की धीम तो कहीं तेज बारिश होती रहेगी। अगले सप्ताह 30 जून मौसम ऐसा ही रहेगा। मुख्यमंत्री 1 करोड़ लोगों को 26 जून को देंगे रोजगार, जाने किसकी खुलेगी किस्मत। रोजगार देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वर्तमान समय में हर एक की जरूरत है रोजगार। कोरोना महामारी की वजह से हर किसी के रोजगार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। सभी लोग परेशान हैं कि जब रोजगार ही नहीं होगा तो घर परिवार की जिम्मेदारी कैसे पूरी कर पाएंगे।
इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम योगी आदित्यनाथ 26 जून को एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार एम्प्लॉयमेंट देकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। सीएम योगी के मिशन एम्प्लॉयमेंट का आगाज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। लॉकडाउन के बाद यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री किसी राज्य से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री ने अधिकारियों संग इसकी समीक्षा की। अवनीश अवस्थी ने बताया कि 26 जून से प्रदेश में रोजगार का मेगा अभियान शुरू किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। युवाओं को इन क्षेत्रों में मिलेगा रोजगार। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान यूपी लौट रहे प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को रोजगार मुहैया करवाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वापस लौट रहे प्रवासी कामगार हमारे लिए पूंजी हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर रोजगार के लिए कार्ययोजना पर काम शुरू किया। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई थी। गहन मंथन और संसाधनों के समन्वय के साथ अब इसे जमीन पर उतारने की तैयारी है। प्रदेश सरकार के पास 36 लाख प्रवासी कामगार का पूरा डेटा बैंक मैपिंग के साथ तैयार है। योगी सरकार, योगी गवर्नमेंट इन कामगारों को एमएसएमई, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा, मनरेगा आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार से जोड़ भी चुकी है। अब ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। प्रदेश में एमएसएमई इकाई से क्षमता बढ़ाने और खुद को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए 5 मई को 57,000 से अधिक इकाइयों को ऑनलाइन लोन दिया गया। 26 जून के कार्यक्रम में भी एमएसएमई को लोन दिया जाएगा। कोरोना वायरस से भी ज्यादा घातक टीबी से भारत में हो सकती है 95,000 अतिरिक्त मौत। वैज्ञानिक भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस संकट से जूझ रही है। वैज्ञानिकों साइंटिस्ट रिसर्च ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि आने वाले दिनों में कोरोना के कारण टीबी कोरोना वायरस इंपैक्ट ऑन टीबी पेशेंट मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि भारत में 95,000 टीबी से संबंधित मौत हो सकती है। टीबी कोरोना से भी घातक हो सकता है। भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस संकट से जूझ रही है। दुनिया में अब तक 95 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में भी कोरोना COVID-19 वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। इसी बीच वैज्ञानिकों साइंटिस्ट रिसर्च ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि आने वाले दिनों में कोरोना के कारण टीबी कोरोना वायरस इंपैक्ट ऑन टीबी पेशेंट मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि भारत में 95,000 टीबी से संबंधित मौत हो सकती है। टीबी कोरोना से भी घातक हो सकता है। इसका कारण उपचार में देरी, स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान होंगे। बता दें कि पहले हर दिन दुनिया में टीबी से मरने वालों का आंकड़ा 4,000 था, जो अब तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों के आधार पर रिसर्च लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन LSHTM और लैनकेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस बात पर रिसर्च किया है। उन्होंने पिछले कई सालों के आंकड़ों के आधार पर अगले 5 वर्षों में भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में टीबी से अतिरिक्त मौत का आकलन किया है। शोध में कोरोना महामारी से फैलने और इसके स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को भी शामिल किया गया है। अगले 5 सालों में बढ़ेंगे टीबी के मरीज। यूरोपीय रेस्पिरेटरी जर्नल में प्रकाशित इस शोध में कहा गया कि चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका से शुरुआती आंकड़ों का अध्ययन किया गया, जो वैश्विक टीबी के लगभग 40% मामले हैं। उन्होंने बताया कि टीबी के लिए निदान और इलाज में काफी गिरावट आई है। कोरोना के चलते टीबी मामलों के प्रभाव पर अध्ययन के लिए 6 महीने तक चलने वाले सोशल डिस्टेंसिंग उपायों और स्वास्थ्य सेवा व्यवधान के विभिन्न कार्यान्वयनों के साथ विभिन्न परिदृश्यों का मॉडल तैयार किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में टीबी के मरीजों में वृद्धि होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार चीन में 6,000, भारत में 95,000 और दक्षिण अफ्रीका में 13,000 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बन सकता है हथियार। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन मौतों पर काबू पाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एक अच्छा हथियार है। उन्होंने बताया कि टीबी की बीमारी का कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु हवा में बूंदों के माध्यम से एक दूसरे को संक्रमित करता है। सोशल डिस्टेंसिंग से इन पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना काल में इंडियन रेलवे की नई पहल, अब बिना टच किए होगी टिकट की चेकिंग। सदर्न रेलवेज की नई पहल, चेन्नई स्टेशन पर बिना टच किए हुए टिकट की चेकिंग। स्टेशन पर आत्मा प्रणाली का इस्तेमाल।
पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस संकट से जूझ रहा है। लॉकडाउन इंडिया लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों COVID-19 का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच चुका है। इस महामारी के कारण लगातार देश में व्यवस्थाएं बदल रही हैं। इसी कड़ी में दक्षिण रेलवे सदर्न रेलवेज ने इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए टिकट चेकिंग कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग के नियमों में बदलाव किए हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए रेलवे की नई पहल। जानकारी के मुताबिक COVID-19 से मुकाबला करने के लिए दक्षिण रेलवे सदर्न रेलवेज के चेन्नई मंडल ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की टिकट चेकिंग के लिए संपर्क रहित सुविधा प्रदान करने के लिए एक नई तकनीक की शुरुआत की है। MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की टिकट चेकिंग के लिए ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस आत्मा लगाया गया है। इस तकनीक के जरिए बिना टच किए यात्रियों की टिकट चेकिंग होगी, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस नई प्रणाली से स्टेशन परिसर में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले यात्रियों के टिकट, शरीर के तापमान और चेहरे पर मास्क आदि की जांच की जाएगी। स्टेशन पर आत्मा प्रणाली का इस्तेमाल। दक्षिणी रेलवे ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि आत्मा प्रणाली एंट्री पॉइंट पर पूछताछ डेस्क के पास स्थापित किए हैं और वेब कैमरा से लैस है। यहां पर यात्रियों को पहचान प्रमाण आइडेंटिटी प्रूफ के साथ अपना टिकट दिखाने के लिए कहा जाता है, जो कैमरे में कैप्चर किया जाता है। वहीं जांच के लिए रेलवे कर्मचारियों के सामने मॉनिटर लगा होता है। चेन्नई स्टेशन पर है ऐसी व्यवस्था। वहीं थर्मल स्क्रीनिंग भी कैमरा से लैस होता है, जिसमें यात्रियों की फोटो और शरीर का तापमान दिखता है। वहां भी एक मॉनिटर लगा है, जिसमें पूरी जानकारी दिख जाती है। थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति दी जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान अगर किसी यात्री के शरीर का तापमान अधिक होता है तो लाल सिग्नल दिखने लगता है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। रिलीज में कहा गया है कि जल्द ही एक आवाज सुनने वाले तकनीक को यहां स्थापित किया जाएगा। इस तकनीक से एक समय में एक से अधिक यात्रियों की चेकिंग हो सकती है, जिससे समय की बचत होगी। साथ ही एंट्री गेट पर भीड़ से बचा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह टेक्नोलॉजी धीरे धीरे दूसरे स्टेशनों पर भी स्थापित किया जाएगा, जिस पर पूरी जानकारी दिख जाती है। टिकट चेकिंग के बाद यात्रियों को आगे की स्क्रीनिंग के लिए स्टेशन परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। भूकंप के झटकों से थर्राया टर्की और न्यूजीलैंड, कोई हताहत नहीं। हाइलाइट्स। तुर्की के दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्ट टर्की इलाके में 5.4 तीव्रता के जोरदार भूकंप अर्थक्वेक इन टर्की के झटके महसूस किए गए। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के मिलफिट साउंड साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड में भी 5.9 तीव्रता वाले भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मेक्सिको के ओक्साका राज्य ओहाका में रिक्टर पैमाने पर 7.5 तीव्रता वाले भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। मध्य पूर्व देश तुर्की अर्थक्वेक इन टर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके में गुरुवार को जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता अर्थक्वेक इंटेंसिटी 5.4 मापी गई। अधिकारियों ने बताया है कि भूकंप के झटके से किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि इससे कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है और 5 लोग आंशिक तौर पर घायल हो गए हैं। हबेर तुर्क समाचार चैनल की खबर के मुताबिक आपदा और आपातकाल प्रबंधन प्रेसिडेंसी इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रेसिडेंसी ने जानकारी देते हुए बताया है कि ईरान से लगती सीमा के निकट वान प्रांत के ओजाल्प में 5.4 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र 6.9 किलोमीटर की गहराई में था। इसके झटके पड़ोसी प्रांतों में भी महसूस किए गए। वान के गवर्नर महमत इमिन बिलमज ने बताया कि ओजाल्प और पड़ोस के गांवों में घरों को आंशिक तौर पर या बड़े स्तर पर क्षति पहुंची है। हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। 5 लोगों को हल्की चोटें आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि ये लोग इमारतों से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान घायल हो गए। बता दें कि न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के मिलफिट साउंड साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड में भी 5.9 तीव्रता वाले भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। न्यूजीलैंड के जियोनेट ने गुरुवार को जानकारी दी है। जियोनेट के मुताबिक भूकंप का केंद्र मिलफिट साउंड के पश्चिम में 35 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। मालूम हो कि मेक्सिको के ओक्साका राज्य में रिक्टर पैमाने पर 7.5 तीव्रता वाले भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है।
अधिकारियों के मुताबिक यहां करीब 2000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों में 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। वहीं 11 लोग घायल हुए हैं। भूकंप मंगलवार सुबह ओक्साका के प्रशांत तट के पास आया था। इसका एपिसेंटर समुद्र के किनारे स्थित ला क्रससीटा के 23 किलोमीटर दक्षिण में था। ओक्साका के गवर्नर अलेजांद्रो मुरात ने एक वीडियो संदेश में कहा कि राज्य के 85 शहरों में कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन कोविड-19 रोगियों के लिए अस्पताल और हवाई अड्डे में काम सुचारू रूप से चल रहा है। 3 संघीय राजमार्ग, 6 राज्य राजमार्ग और 2 पुलों को भूकंप से नुकसान हुआ था, लेकिन अब उन्हें यातायात के लिए खोल दिया गया है। कोरोना वायरस, दुनिया भर में 120 वैक्सीन पर चल रहा काम, ब्रिटेन में मानव पर ट्रायल शुरू। कोरोना वायरस महामारी कोरोना वायरस एपिडेमिक को मात देने के लिए पूरे विश्व में करीब 120 वैक्सीन कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम चल रहा है। वैक्सीन बनाने की दौड़ में सबसे आगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑस्ट्रेजेनेका कंपनी है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमितों कोरोना वायरस इन्फेक्टेड की संख्या 1 करोड़ के पास पहुंच गई है। कोरोना वायरस महामारी कोरोना वायरस एपिडेमिक से पूरी दुनिया परेशान है और इसके समाधान के लिए वैक्सीन बनाने के लिए लगातार शोध किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही कोरोना वायरस वैक्सीन को बना लिया जाएगा। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमितों कोरोना वायरस इन्फेक्टेड की संख्या 1 करोड़ के पास पहुंच गई है। ऐसे में इस महामारी को मात देने के लिए पूरे विश्व में करीब 120 वैक्सीन पर काम चल रहा है। हालांकि अभी तक केवल 4 वैक्सीन ऐसी हैं जो लगभग आखिरी चरण में है। इनमें एक अमेरिका, 2 ब्रिटेन और एक चीन चाइना में तैयार हो रही है। वैक्सीन बनाने की दौड़ में सबसे आगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑस्ट्रेजेनेका कंपनी है। ऑक्सफोर्ड की ओर से तैयार किए जा रहे वैक्सीन AZ1222 से पूरी दुनिया को काफी उम्मीदें हैं। यही कारण है कि इस वैक्सीन पर यूरोप के कई देश एक साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। इस वैक्सीन का परीक्षण सफलतापूर्वक 2 चरणों को पार कर चुका है और अब 800 लोगों पर इसका ट्रायल हो रहा है। मानव पर वैक्सीन का परीक्षण। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन का परीक्षण अब इंसानों कोरोना वैक्सीन टेस्टेड ऑन ह्यूमंस पर किया जाएगा। इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिक भी एक वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इंपीरियल कॉलेज की ओर से विकसित किए गए वैक्सीन का मंगलवार को मानव परीक्षण शुरू हुआ और छोटी खुराक एक इंसान को दी गई। कॉलेज की ओर से एक बयान जारी करके बताया गया कि वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। इससे पहले इस वैक्सीन को जानवरों पर ट्रायल किया गया था। इसमें यह सुरक्षित और प्रभावी इम्यून विकसित करने में सफल रहा है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी ह्यूमन ट्रायल शुरू कर चुका है। मालूम हो कि चीन ने भी वैक्सीन के अंतिम ट्रायल की मंजूरी दे दी है। चीन नेशनल बायोटेक ग्रुप की ओर से तैयार वैक्सीन को अंतिम ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। चूंकि चीन में फिलहाल कोरोना के गंभीर लक्षणों वाले मरीज अब बचे नहीं हैं, लिहाजा कंपनी वैक्सीन का ट्रायल संयुक्त अरब अमीरात UAE में करने जा रही है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि सितंबर या अक्टूबर अंतिम परीक्षण के बाद उनकी वैक्सीन को अनुमति मिल जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया भर में 2021 की शुरुआत में वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सकता है। लैक पर तनाव के बीच नेपाल की जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश में चीन, कई इलाकों में अतिक्रमण। तिब्बत में सड़क के निर्माण के नाम पर नेपाली भूमि पर अतिक्रमण एंक्रोचमेंट कर रहा चीन, नदियों का रुख मोड़ा। नेपाल का बड़ा भूभाग चीन के हाथ में जा सकता है। चीन वहां सीमा चौकियां स्थापित कर उस पर अपना कब्जा जमा ले। चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर पड़ोसी देशों की जमीन हथियाने की कोशिश लगा हुआ है। हाल ही में पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी, गलवान वैली में बड़ा तनाव इसका ताजा उदाहरण है। अब सामने आया है कि ड्रैगन का हिमायती बन रहे नेपाल पर भी खतरा मंडराने लगा है। वह तिब्बत में सड़क के निर्माण के नाम पर नेपाली भूमि पर अतिक्रमण एंक्रोचमेंट कर रहा है। भविष्य में उसकी इन क्षेत्रों में सीमा चौकी तैयार करने की योजना भी बना रहा है। नेपाल सरकार की गोपनीय रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। कृषि मंत्रालय के सर्वे विभाग की ओर से तैयार इस रिपोर्ट में 33 हेक्टेयर के दायरे में फैले उन 10 इलाकों का जिक्र है, जहां चीन नदियों का रुख मोड़कर नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया है। चीन ने सड़क निर्माण के जरिए बागडारे खोला और कर्नाली नदी का रुख मोड़ 10 हेक्टेयर की जमीन पर कब्जा जमाया है।
वहीं तिब्बत में निर्माण गतिविधियों के कारण सिनजेन, बुरजुक और जम्बुआ खोला के रुख में हुए बदलाव से रसुवा की 6 हेक्टेयर भूमि पर उसका कब्जा हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में अपना रोड नेटवर्क लगातार बढ़ाता जा रहा है। इस कारण कई नदियों और उपनदियों का रुख बदल गया है। ये नदियां नेपाल की तरफ बहने लगी हैं। नदियों के बहाव से नेपाल के कई जिलों की सीमाएं मिट गई हैं। इस परिस्थिति में नेपाल का बड़ा भूभाग चीन के हाथ में जा सकता है। यह भी संभव है कि चीन वहां सीमा चौकियां स्थापित करने लगे। नेपाल सरकार ने दिखाई लापरवाही। 1960 के दशक में हुए सर्वे के बाद से नेपाल ने चीन के साथ सीमा निर्धारण के लिए सिर्फ 100 पिलर का ही निर्माण किया। वहीं भारत से लगती सरहद की बात करें तो यहां पर पिलर की संख्या 8553 के आसपास है। 14 देशों से लगती है चीन की सीमा। 23 देशों की जमीन हथियाई या फिर उस पर कब्जे की फिराक में है। चीन ने 1950 में 80% बौद्ध आबादी वाले तिब्बत पर हमला कर कब्जा जमाया लिया था। 1945 में इनर मंगोलिया की 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था। ताइवान के 35,000 वर्ग किमी जमीन पर नजर डाली। वहीं हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश की। भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा रखा है। हालांकि आंकड़े इससे बड़े बताए जा रहा है। करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में बताया गया है। इसमें 14,380 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अक्साई चीन शामिल है। वहीं करीब 5,180 वर्ग किमी का इलाका पीओके का पाक ने चीन को तोहफे के रूप में दिया है। सऊदी अरेबिया में ड्रोन और मिसाइल हमला, ईरान यमन समर्थित हूती विद्रोहियों पर शक। सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में एक के बाद एक कई ड्रोन और मिसाइल हमले, ड्रोन एंड मिसाइल अटैक किए गए। माना जा रहा है कि यह हमला ईरान और यमन समर्थित हूती विद्रोहियों हाउथी रेबल्स ने की है। अमेरिकी दूतावास अमेरिकन एम्बेसी ने सऊदी अरब में हुए ड्रोन और मिसाइल हमले की पुष्टि की है। सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में मंगलवार की सुबह एक के बाद एक कई ड्रोन और मिसाइल हमले, ड्रोन एंड मिसाइल अटैक किए गए। इससे पहले रात को कई धमाके और सायरन की आवाज भी सुनी गई। अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। माना जा रहा है कि यह हमला ईरान और यमन समर्थित हूती विद्रोहियों हाउथी रेबल्स ने की है। हालांकि अभी तक हूती विद्रोहियों की ओर से इसकी जिम्मेदारी नहीं ली गई है। अमेरिकी दूतावास अमेरिकन एम्बेसी ने सऊदी अरब में हुए ड्रोन और मिसाइल हमले की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि यह हमला राजधानी रियाद की इमारतों को निशाना बनाकर किया गया। इस हमले के बाद से अमेरिकी दूतावास ने सऊदी में मौजूद अपने देश के नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। अभी हो सकते हैं और हमले। अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में अपने नागरिकों से कहा है कि यदि आप किसी भी तरह के धमाके की आवाज सुने तो फौरन कहीं पर छिप जाएं। यदि आप बड़ी इमारतों में रहते हैं तो खिड़की और दीवारों से दूर रहें। किसी कारण से घर से बाहर हैं तो फौरन सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हूती विद्रोही रियाद पर अभी और भी हमले कर सकते हैं। सोमवार को सऊदी अरब ने यमन में हूती विद्रोहियों के कई ड्रोन अटैक्स को विफल कर दिया था। अरब गठबंधन के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल मलिकी, अरब अलायंस स्पोक्सपर्सन कर्नल तुर्की अल मलिकी ने एक बयान में बताया कि हूती विद्रोही ड्रोन की मदद से सऊदी के नागरिकों को निशाना बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि सऊदी ने इस तरह के प्रयासों को विफल कर दिया है। मालूम हो कि सऊदी अरब के अगुवाई वाले गठबंधन ने साल 2015 में हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए थे। ये गठबंधन आज भी लगभग हर दिन हवाई हमले कर रहा है। हूती विद्रोही भी इसके खिलाफ सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करते रहे हैं। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के 2 तेल संयंत्रों अटैक्स ऑन ऑयल प्लांट्स पर हमला करने का दावा किया था। ये हमला 14 सितंबर को हुआ था। इसके कारण विश्व स्तर पर तेल मार्केट प्रभावित हुई थी। इस हमले को लेकर सऊदी और अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि माना जाता है कि हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। साल 2015 से यमन में संघर्ष जारी है। उस समय हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अब्दुर्रबू मंसूर हादी को देश छोड़कर भागना पड़ा था। मौजूदा समय में यमन के अधिक से हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। सऊदी अरब राष्ट्रपति हादी के समर्थन में है। ऐसे में यमन में गृह युद्ध जैसे संकट हैं और लगातार संघर्ष का दौर जारी है।
दुबई, पाकिस्तानी शख्स ने भारतीय दंपति की चाकू गोदकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। दुबई में रहने वाले भारतीय कारोबारी और उनकी पत्नी, इंडियन कपल मर्डर्ड इन दुबई की 18 जून को एक पाकिस्तानी शख्स ने चाकू गोदकर स्टैबिंग, हत्या कर दी। पुलिस ने बताया है कि हत्या करने वाला पाकिस्तानी व्यक्ति, पाकिस्तानी मैन, चोरी करने के इरादे से उनके विला में घुसा था। पुलिस ने दोनों दंपति की पहचान हीरेन अधिया और उनकी पत्नी विधि अधिया के तौर पर की है। संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई में एक पाकिस्तानी शख्स ने एक भारतीय दंपति की निर्मम हत्या, इंडियन कपल मर्डर्ड इन दुबई, कर दी। इतना ही नहीं, उस शख्स ने मृतक की किशोर बेटी को भी घायल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में रहने वाले भारतीय कारोबारी और उनकी पत्नी की 18 जून को हत्या करने वाला पाकिस्तानी व्यक्ति, पाकिस्तानी पर्सन, चोरी करने के इरादे से उनके विला में घुसा था। दोनों दंपति की पहचान हीरेन अधिया और उनकी पत्नी विधि अधिया के तौर पर हुई है। वे दोनों अरेबियन रचेस के अपने विला में मृत पाए गए। गल्फ न्यूज ने मंगलवार की अपने रिपोर्ट में बताया कि दुबई पुलिस ने भारतीय दंपति की हत्या के मामले में पाकिस्तानी व्यक्ति को गिरफ्तार, पाकिस्तानी मैन अरेस्टेड कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 40 वर्षीय हीरेन और उनकी पत्नी विधि की हत्या के समय उनके 13 और 18 वर्ष की आयु के दोनों बच्चे घर पर मौजूद थे। जब उनकी बड़ी बेटी आरोपी के सामने आई तो उसने उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया। गुजरात के रहने वाले हैं दंपति। बताया जा रहा है कि हीरेन शारजाह तेल और गैस कॉन्ट्रैक्टर के एक वरिष्ठ निदेशक थे। वह अपने परिवार के साथ लगभग 3 साल पहले दुबई गए थे। वे भारत के गुजरात के रहने वाले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी ने 2 साल पहले अधिया परिवार के घर पर काम करता था। बाद में जब वह बेरोजगार हो गया तो उनके विला में नकदी और गहने लूटने के लिए आया था। दुबई पुलिस की आपराधिक जांच विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर जमाल अल जलफ ने बताया है कि दंपति की बेटी ने अपने माता पिता की हत्या की जानकारी दी और पुलिस को बुलाया। पुलिस के मुताबिक पुलिस और फॉरेंसिक टीम फौरन घटनास्थल पहुंची और जांच शुरू की। दुबई के इंडियन कौंसल जनरल ने मृतक दंपति की पहचान कर ली है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद बताया है कि जब पूरा परिवार सो रहा था तब आरोपी चुपके से विला में घुस गया। उसके बाद उसने एक वॉलेट चुराया जिसमें 2000 दिरहम, 41,229 रुपये थे। इसके बाद वह बेडरूम में घुसा और कीमती चीजें तलाशने लगा। ब्रिगेडियर अल जलफ ने आगे बताया है कि इतने में कारोबारी हीरेन जाग गया तो हमलावर ने उसे चाकू मार दिया। इसके बाद आवाज सुनकर हीरेन की पत्नी भी जागी तो पाकिस्तानी शख्स ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। वह तब तक चाकू मारता रहा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। इस बीच उनकी 18 वर्षीय बेटी जागी और अपने माता पिता को मृत देखा तो चिल्लाने लगी। इस पर उसने लड़की पर भी हमला किया और फरार हो गया। बाद लड़की ने फौरन पुलिस का घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 1 किलोमीटर दूर चाकू बरामद किया और फिर आरोपी को गिरफ्तार, अरेस्टेड द अक्यूज्ड, कर लिया। कौंसल जनरल विपुल ने गल्फ न्यूज से बात करते हुए कहा कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दंपति के दोस्तों से संपर्क किया जा रहा है। डिस्प्यूट, भारत चीन संबंधों के बारे में ये बातें जान लेना चाहिए। भारत चीन के बीच करीब 2200 मील की सीमा है, 2200 माइल्स बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर हुई संधि का कई बार उल्लंघन किया है। बीते सोमवार की रात को भारत और चीन के सैनिकों में झड़प से दोनों देशों के संबंध विश्व पटल पर फिर सुर्खियों में आ गए। यूं तो दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सर्वविदित है, लेकिन कुछ बातें नए सिरे से जान लेनी चाहिए। ये है मौजूदा तनाव की वजह। दोनों देशों के बीच करीब 2200 मील की सीमा है, जिसका ज्यादातर हिस्सा पर्वतीय है। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को लेकर सहमति है, लेकिन चीन अक्सर इसे लांघता रहा है। मई के बाद चीनी सैनिकों ने लद्दाख में LAC पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। इस बीच अधिकारी स्तर की वार्ताओं के बाद यथास्थिति पर सहमति बनी, लेकिन चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर पत्थर और नुकीले हथियारों से हमला कर दिया। भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन के भी काफी सैनिक मारे गए। इससे पहले दोनों देश कब भिड़े। 1962 में चीन ने भारत पर धोखे से हमला किया और 1 महीने चले युद्ध में लगभग 4000 भारतीय सैनिक शहीद हुए। तब चीन ने तिब्बत के शरणार्थियों के समर्थन दलाई लामा को शरण देने पर बदले की भावना से यह हमला किया। 5 वर्ष बाद 1967 में जब भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू किया तो चीन ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया। इसके बाद 1975 के बाद फिर झड़प हुई।
इसके बाद शांति थी, लेकिन 2017 में भूटान सीमा डोकलाम में चीन ने सड़क का विस्तार शुरू किया, जिसका भारत ने विरोध किया और आखिर 2 माह बाद चीन को पीछे हटना पड़ा। वजह और भी है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए पड़ोसी देशों को साध रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल में कई प्रोजेक्ट जारी हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत POK में आर्थिक गलियारे के निर्माण पर भारत ने आपत्ति जताई और पुरजोर विरोध किया। चीन अमेरिका के साथ बढ़ती भारत की निकटता से भी चिढ़ा हुआ है। इसके अलावा दलाई लामा को शरण देने पर कई बार अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुका है। अमेरिका का स्टैंड क्या है? अमेरिका के एक अधिकारी का कहना है कि हम मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए हैं और शांतिपूर्ण समाधान की अपेक्षा करते हैं। मई में डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को ठुकरा कर चीन ने अमेरिका के साथ अपने ट्रेड वार की कड़वाहट को और बढ़ा दिया। इससे पहले ट्रंप कोरोना वायरस प्रकोप के कारण चीन पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं।